आज हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। पिछली बार हमने अध्ययन किया था कुछ ऊतक के बारे में। आज उसके आगे की ओर हम चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम सहायक पादप ऊतक के परिचय के बारे में और जटिल पादप ऊतक के प्रकार के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम आते हैं सहायक ऊतक के परिचय के बारे में। सरल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सुरक्षात्मक ऊतक और सहायक ऊतक। सुरक्षात्मक ऊतक दो प्रकार के होते हैं। सुरक्षात्मक ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस और कोर्क या फेलेलम। झिल्ली होती है जो कि पौधों को संक्रमण से बचाती है। एपिडर्मिस पत्ती की ऊपरी सतह का निर्माण करती है, जबकि कार्क या फेलेलम छाल का निर्माण करता है और उसे मजबूती प्रदान करता है। अब आते हैं हम सहायक ऊतक के बारे में। सहायक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पहले हम बात करेंगे पेरेनकाइमा की। यह जीवित कोशिका से बनी पतली दीवार वाली कोशिकाएं होती हैं। यह प्रकाश संश्लेषण, भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे को मजबूती प्रदान करता है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, इसकी कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार या अन्य प्रकार की हो सकती है। वह कोशिकाओं के मध्य में खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में पर्णरहित होता है, जिससे यह भोजन का निर्माण भी करते हैं। इनकी कोशिकाएं सामान्यतः पौधे के हरे भागों में पाई जाती है। इसके अनुप्रस्थ सेक्शन में और अनुदैर्ध्य सेक्शन का चित्र सामने दिखाया जा रहा है। अनुदैर्ध्य सेक्शन में हम देखेंगे कि इसमें लंबी लंबी नलिकाएं होती हैं, जिसमें जल संचित रहता है। दूसरा ऊतक है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा या इसे स्थूल कोण ऊतक भी कहते हैं। यह सामान्यतः पेड़ की छाल में, जड़ों में और एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। यह पौधों में लचीलापन और साथ में दृढ़तापन अर्थात लचकपन, दृढ़ता प्रदान करता है। इसकी कोशिकाएं लंबी हो सकती हैं, परंतु इन कोशिकाओं के मध्य में रिक्त स्थान नहीं होता है। इसके अनुप्रस्थ सेक्शन में हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से लाल लाल संरचना दिखाई दे रही है, यह इसकी कोशिका भित्ति होती है। यह सामान्यतः थोड़ी मोटी प्रकार की होती है। अनुदैर्ध्य सेक्शन में मध्य में हमें खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यह इसकी रिक्तिका होती है। अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। यह एक मजबूत ऊतक होता है जो कि बेहद मोटी दीवारों वाली कोशिकाओं के बने होते हैं। ये तनों की, पत्तियों की नसों में मौजूद होता है। इसकी कोशिकाएं सामान्यतः षट्भुजाकार होती हैं और इन कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। यह कोशिकाएं सामान्यतः मृत होती हैं और पौधे के मृत भागों में सामान्यतः यह उपस्थित होती हैं। स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक हमने दो प्रकार के पढ़े थे, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक की जानकारी भी अपने प्राप्त कर ली। अब बात करेंगे जटिल स्थायी ऊतक के बारे में। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः यह ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जो मूल रूप से एक इकाई में एक साथ कार्य करता है। यह जैविक सामग्री का परिवहन में सहायता करता है, अर्थात पौधों में यह पदार्थों का परिवहन करता है। यह दो प्रकार का होता है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। पहले बात करेंगे जाइलम ऊतक की। यह पौधों में एक
संवहनी ऊतक होता है जो पानी को परिवहन करता है और जड़ों में पोषक तत्वों को ऊपर की ओर भेजता है। अर्थात जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जल व खनिज लवण होते हैं उसे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ट्रेकेट्स वाहिका है, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इसमें जो ट्रेकेट्स होती हैं वह पानी के चालन में शामिल मृत कोशिकाएं होती हैं और इनकी सहायता से पानी का वहन होता है, अर्थात पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, मध्य में जो लाल निशान पानी ऊपर चढ़ता हुआ रहता है, इस प्रकार की होती है। दूसरा होता है वाहिकाएं। यह बेलनाकार ट्यूब जैसी संरचना होती हैं जो कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रहा करती हैं ताकि वह पानी के परिवहन कर सके, यानी पानी एक नलिका से दूसरी नलिका में जाता हुआ ऊपर तक पहुंच सके। जाइलम पेरेन्काइमा, यह भोजन के भंडारण के लिए प्रयुक्त मोटी कोशिकाएं होती हैं। जिस प्रकार से एक बारीक परत सी बनाई गई है चित्र में, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, अर्थात उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। फ्लोएम ऊतक, यह पौधों का भी संवहनी ऊतक होता है जो नीचे की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर चीनी अर्थात ग्लूकोज व उपापचय उत्पादों को ले जाने का कार्य करता है, अर्थात पत्तियों के द्वारा बनाया गया खाद्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। छलनी ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। छलनी ट्यूब्स, यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक यौगिकों का परिवहन करने का कार्य करती है। जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, हरे तीर के निशान के पास में जो एक छिद्रनुमा संरचना बनी हुई है, यह छलनी ट्यूब्स होती है और इसके पास में ही साथी कोशिकाएं होती हैं जो छलनी ट्यूब की सभी क्रियाओं का विनियमित करने का कार्य करती है। फ्लोएम पेरेन्काइमा, यह खाना संचित करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से जाइलम पेरेन्काइमा में भी यह भोजन को संचित करता था। चित्र में जिस प्रकार से दिखाया गया है, यह बाहर की ओर जो परत होती है वह फ्लोएम पेरेन्काइमा की होती है। फ्लोएम फाइबर, यह छलनी ट्यूब को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, अर्थात इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वह षट्भुजाकार आकार में रहा करती है। जिस प्रकार से यह परत दिखाई गई है, तो आज हमने इस वीडियो में सीखा सहायक पादप ऊतक क्या होते हैं और जटिल पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे ऊतक का भाग 4। इस वीडियो में हम जंतु ऊतक का परिचय और जंतु ऊतकों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जंतु ऊतक, जिस प्रकार से जंतु चल सकता है, खेल सकता है, घूम फिर सकता है, तो यह जो चलना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, इन सब के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता रहा करती है और यह ऊर्जा हमें ऊतकों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है और विकास करती है, अर्थात मनुष्य में जो ऊतक होते हैं वह जीवित प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक,
जंतु ऊतक सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियमी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। पहले हम बात करेंगे एपिथेलियमी ऊतक के बारे में। जिस प्रकार से चित्र दिखाया गया है, यह कोशिका की एकल परत से मिलकर के बनता है। इसमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। यह सभी अंगों का आवरण का निर्माण करता है, जैसे त्वचा है, मुंह का ऊपरी अस्तर है, गुदा गुदा गुर्दा है, नलिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं। इस प्रकार से यह ऊपरी स्तर का निर्माण करता है। यह भी विभिन्न प्रकार का होता है, जिसमें यह सल्की एपिथेलियमी, घनाकार एपिथेलियमी, स्तंभाकार एपिथेलियमी और स्तृत सल्की एपिथेलियमी। पहले सल्की एपिथेलियमी, यह नाक में, मुंह में, एल्वियोलाई में जैसी गुफाओं का स्तर का निर्माण करता है। यह रक्त वाहिकाओं में, जीभ में और त्वचा का निर्माण भी करता है। यह फर्श पर टाइल की तरह कोशिकाओं को अंत तक व्यवस्थित रखता है। जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, इसमें कोशिकाएं टाइल की तरह बिछी हुई रहती हैं और ऊपरी स्तर का निर्माण करती है। सामान्यतः इसकी कोशिकाएं एक केंद्रीय रहा करती है, जो यह पिंक कलर में दिखाई गई है। घनाकार, इसकी कोशिकाएं सामान्यतः घन आकार की होती हैं, इसलिए इसे घनीभूत भी हम कहते हैं। यह गुर्दे, थायराइड पुटिकाओं में और ग्रंथियों में पाया जाता है। यह यांत्रिक सहायता भी प्रदान करने का कार्य करता है। थायराइड पुटिकाओं में और कई प्रकार की ग्रंथियों में यह संचलनशील भी रहा करता है। स्तंभाकार, इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, अर्थात स्तंभ के प्रकार की तरह होती हैं। यह पेट की परत को निर्माण करता है। यह छोटी आंत और बड़ी आंत का भी निर्माण करता है। जिस प्रकार से संरचना में दिखाई गई है, यह वहां पर कई प्रकार के पदार्थों का अवशोषण का कार्य भी करती है। स्तृत सल्की, यह परतों में व्यवस्थित स्तृत एपिथेलियम से मिलकर के बना होता है, अर्थात एपिथेलियम की कई परतें मिलकर के और इसका निर्माण करती है। यह गर्भाशय में और अन्न प्रणाली में पाया जाने वाला ऊतक होता है। अब बात करेंगे संयोजी ऊतक की। यह कोशिकाओं का व्यापक रूप से फैली हुई रहती हैं। इसका कार्य विभिन्न अंगों को सहायता प्रदान करना होता है, अर्थात उन्हें आपस में जोड़ना होता है। संयोजी ऊतक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एरियोलर ऊतक, एडिपोज ऊतक, कंकाल ऊतक और तरल पदार्थ। सबसे पहले हम बात करेंगे एरियोलर ऊतक के बारे में। यह अंगों के अंदर रिक्त स्थान को भरने का काम करता है, अर्थात त्वचा में, मांसपेशियों में, नसों में, रक्त वाहिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में यह पाया जाता है। और वहां पर यह जो रिक्त स्थान होता है उसको भरने का कार्य करता है। एडिपोज, यह त्वचा के नीचे, हृदय, मस्तिष्क, नेत्र गोलकों के नीचे पाया जाता है। इसमें सामान्यतः वसा पाई जाती है और इस कारण से यह इंसुलेटर की तरह भी कार्य करता है और शरीर को गर्मी के नुकसान से होने से रोकता है
जिस प्रकार से किसी रजाई को ओढ़ने के बाद में हमें गर्मी लगती है, अर्थात हमारे अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर निकलने से रुक जाती है। तो रजाई एक प्रकार की इंसुलेटर है। उसी प्रकार से एडिपोज भी हमारे लिए इंसुलेटर का कार्य करता है। कंकाल ऊतक, इसमें हड्डी, लिगामेंट्स, कंडरा और उपास्थि इन सबसे बना हुआ यह रहता है। हड्डियां फ्रेम का कार्य करती हैं, जो शरीर को समर्थन अर्थात आधार प्रदान करती हैं और एक आकार प्रदान करने का काम करती हैं। यह कैल्शियम की बनी होती हैं। पूरे शरीर का जो ढांचा होता है वह हड्डियों का ही बना होता है। लिगामेंट्स दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, जबकि कंडरा मांसपेशियों को और हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। उपास्थि प्रोटीन व शर्करा की बनी होती हैं। यह अपने शरीर में नाक में, कान में, स्वर यंत्र में मौजूद रहती है और सामान्यतः यह कठोर नहीं होती है और यह थोड़ी लचीली होती है और मांसपेशियों की बनी होती है। तरल ऊतक अर्थात तरल पदार्थ, यह रक्त कोशिकाओं के रूप में भी पाया जाता है। रक्त कई पदार्थ जैसे कि गैस है, हार्मोन्स है आदि के परिवहन में मदद करने का कार्य करता है। इस ऊतक में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। यह रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वह ऑक्सीजन का परिवहन करती है, जबकि श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में रोगों से लड़ने को सुरक्षा प्रदान करती है। वह बिम्बाणु या प्लेटलेट्स, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। जब कभी हमें चोट लग जाती है तो उस समय रक्त बहना थोड़ी देर में बंद हो जाता है। यह थक्का इसी कारण से बनता है। आज हमने इस वीडियो में सीखा कि जंतु ऊतक क्या होते हैं और जंतु ऊतक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो तीन प्रकार के चर्चा करी। आगे हम करेंगे पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं पेशी ऊतक व तंत्रिका ऊतक के बारे में। सबसे पहले अध्ययन करेंगे पेशी ऊतक। इससे पूर्व में हम जंतु ऊतकों के बारे में अध्ययन अपने किया था। जंतु ऊतकों को अपने चार भागों में बांट दिया था, एपिथेलियम ऊतक में, कंकाल ऊतक में, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो इसमें हम पेशी ऊतक व तंत्रिका ऊतक की चर्चा करेंगे। पेशी ऊतक जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, यह हमारे शरीर में को गति देने में मदद करता है और विश्राम और संकुचन में सक्षम रहा करता है। हमारे शरीर में किसी अंगों का चलना है, अर्थात हाथों का चलना है, पैरों का चलना है, कमर का चलना है या गर्दन की जो गति होती है, ये सब प्रकार की जो गति होती है वह पेशियों के कारण ही संभव हो पाती है। पेशी ऊतक में तीन प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, रेखित पेशियां, चिकनी पेशियां और कार्डिक पेशियां। पहले सबके बारे में अलग अलग से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रेखित पेशी है या रेखित पेशियां। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि यह समस्त कंकाल का सामान्यतः निर्माण करती है। यह पेशियां कंकाल से
कंडरा के साथ में जुड़ी हुई रहती है, जिससे हमारे शरीर में गति आ जाती है। यह मांसपेशियां थक जाती हैं और इन्हें आराम की जरूरत होती है। यह स्वैच्छिक होती है, अर्थात ऐच्छिक प्रकार की होती है। ऐच्छिक प्रकार से मतलब है कि यह हमारी इच्छा अनुसार ही कार्य करती है। यह स्वयं इसमें गति नहीं होती है। यह पेशियां लंबी लंबी प्रकार की होती हैं और इनमें बहुकेंद्र की होती हैं, अर्थात इसमें केंद्रकों की संख्या एक से ज्यादा पाई जाती है। केंद्रक अर्थात नाभिक, क्योंकि जो संख्या है वह अधिक होती है। जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। चिकनी पेशियां, यह मांसपेशियां एक समान होती हैं और तर्कुरूपी होती है। तर्कुरूपी अर्थात किनारों से तो यह पतली होती है और मध्य में से यह मोटी होती है। यह मांसपेशियां अनैच्छिक प्रकार की होती है, अर्थात यह अपनी बिना इच्छा के ही, अपनी स्वयं की बिना इच्छा के ही स्वतः ही कार्य करती रहती हैं, अर्थात अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहती है। यह पेट में, आंत में, आंख की परितारिका में आदि की दीवारों में पाई जाती है। हमारे शरीर में सभी प्रकार के जो आंतरिक अंग है, सभी में ही इस प्रकार की पेशियां पाई जाती है। कार्डिक पेशियां, यह पेशियां अनैच्छिक प्रकार की होती हैं। इन मांसपेशियों में सिकुड़ना और फैलना जीवन भर लगा हुआ रहता है, अर्थात यह जीवन भर गति करती रहती हैं और ये थकती नहीं है। यह सामान्यतः हृदय की जो दीवारें होती हैं उनका निर्माण करती है। यह एक केंद्र की होती हैं और साथ ही साथ इनमें विभिन्न प्रकार की शाखाएं एक दूसरे से निकली हुई रहती हैं और कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है। यह इस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं कि जीवन भर बिना थके हुए लगातार अपना कार्य करती रहती हैं, अर्थात इन्हें आराम की जरूरत नहीं होती है। आपने जैसे चित्र में देखा है, हृदय लगातार धड़कन करता रहता है। तंत्रिका ऊतक, यह कोशिकाएं उत्तेजित होने के लिए अत्यधिक विशिष्ट होती है। यह मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में और नसों में सभी तंत्रिका ऊतक के बने हुए रहते हैं। यह तंत्रिकाएं पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। और हमारे शरीर में संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है और इन्हीं के कारण से हमें बाह्य जो वातावरण होता है उसका हमें अनुभव होता है। इस पाठ में हमने पेशी ऊतक के बारे में और तंत्रिका ऊतक के बारे में जाना।